हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जो मेनली वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। क्वेश्चन है हमारे पास, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to 1.62 केल्विन। क्या देता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, कितना है? 1.62 केल्विन। ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, केएफ की वैल्यू दे रखी है बेंजीन की, कितनी है? 4.9 केल्विन केजी पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड इफ इट फॉर्म्स द डाइमर इन द सॉल्यूशन। ये कुछ बिल्कुल हटके क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो बेटा, दे क्या रखा है हमारे क्वेश्चन के अंदर? दे रखा है कि एक सॉल्यूट है और एक क्या है, हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है? 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन, यानी कि जो बेंजोइक एसिड है, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है हमारे पास? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, और उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, और बेंजीन कितना दे रखा है? इसका मतलब सोलवेंट क्या है हमारे पास? बेंजीन। और कितना दे रखा है? बेंजीन दे रखा है 25 ग्राम। सिंपली हम क्या लिखते हैं? 25 ग्राम। अब यहाँ पे दो चीजें हमें पता चल गई। मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया हमें क्वेश्चन के अंदर, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता चल गया। अब हमें दे रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और कितना दे रखा है? 1.62। तो आप सारी चीजें लिखते जाओ, क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो चीजें लिखते हैं, और गिवन है हमें डेल टी एफ, और कितना दे रखा है? 1.62 केल्विन। अब देता है के एफ, यानी कि के एफ जो कांस्टेंट होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वो कितना दे रखा है? के एफ की वैल्यू दे रखी है 4.9 केल्विन केजी पर मोल। ये वाली वैल्यू दे रखी है। What is the percentage association of acid if it forms the dimer in solution? अब ध्यान से देखना बेटा। देखो हम क्या देखते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन देखो, डेल टी एफ का हमें पता है, डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल टी एफ का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू मोलेलिटी। के एफ एम, एम क्या है? मोलेलिटी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने ये बताया कि ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास कोई एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रोल आई फैक्टर जरूर मिलेगा। आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर। तो आपको क्वेश्चन में जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट के अंदर अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट देता है तो सिंपली आपका आई का कोई रोल नहीं मिलेगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं देगा तो वो क्या देगा? एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एसोसिएशन से रिलेटेड मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे आई फैक्टर का कोई ना कोई रोल जरूर है। ठीक है, उससे हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें जो पता है, पहले हम वो वाली वैल्यू से फाइंड आउट करवाते हैं। देखो आई कैसे निकालते हैं, हमें पता है आई कैसे निकालते हैं। देखो हमने एक चीज पहले नोटिस की थी, हम जब आई की वैल्यू फॉर्मूला लिखवाया था कल वाली क्लास में, तो मैंने बताया था कैलकुलेटेड। ठीक है, कैलकुलेटेड मोलर मास या फिर मोलिक्यूलर मास भी लिख सकता है बेटा। वो कई बार क्या लिखेगा? मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ वन मोलिक्यूल, उसी को हम मोलर मास बोलते हैं। और कितना हो जाएगा हमारा? ऑब्जर्व्ड, यानी कि जितना ऑब्जर्व किया हमने, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास? हमारे पास क्या होना चाहिए? सॉल्यूट का मोलर मास होना चाहिए, तभी आई से रिलेशन मिलेगा, और तभी एसोसिएशन या डिसोसिएशन का पता चलेगा हमें। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो मोलर मास को फाइंड आउट करना है। देखो ये मोलर मास नहीं है बेटा, ये क्या है? गिवन मास। ठीक है, हमें सॉल्यूट का मोलर मास पता होना चाहिए। हमें सॉल्यूट का गिवन मास पता है, लेकिन हमें मोलर मास नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस वाले फॉर्मूले से सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो है मोलर मास को कैलकुलेट करना। ठीक है, मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले हम अब इनमें से क्या मानते हैं? जो सॉल्यूट है उसको मान लो W2 मान लिया मैंने। ये देखो बेटा डिपेंड करता है, कल वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूट को W1 मान लिया था। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि
क्योंकि बुक से जब पढ़ोगे, जब हर जगह सॉल्यूट को W2 दे रखा है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए, ठीक है। इसलिए आज के वाले क्वेश्चन में हम सॉल्यूट को W2 ही रखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में जहां पे भी 2 होगा वो सॉल्यूट के लिए दे रखा है। देखो ये हमारी खुद की अजम्पशन है, हम W1 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि W2 और W1, वो डिपेंड करता है। तो हमने क्या ले लिया, W2, यानी कि किसके लिए लिया है, ये मास, गिवन मास, ये क्या होता है, गिवन मास, ठीक है, किसका, सॉल्यूट का, ये हमने माना है सॉल्यूट का। तो W2 कितना आया हमारे पास, अगर आप इस चीज को देखोगे तो W2 कितना है हमारे पास, 2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है और उसको हम क्या मान लेते हैं, W1 मान लेते हैं, ठीक है। W1 कितना दे रखा है हमारे पास, W1 है हमारे पास 25 ग्राम, ठीक है, 25। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 25 ग्राम। आप सभी बच्चे ये सारी इंफॉर्मेशन को पेज के ऊपर अभी लिख लो, ताकि जब मैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज तक सॉल्व करना है हमें, तो उसमें वैल्यूज रही आपके पास, तो पेन और पेपर लेके आप लिखो साथ में, डेल TF कितना हो जाएगा 1.62, और ये सारी वैल्यूज आप लिख लो, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। देखो मोलेलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलेलिटी हमें पता है, देखो फॉर्मूला बना लो, चाहे उसी के अंदर पुट करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मोलेलिटी क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मोलेलिटी, मोलेलिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब हम मान लो W सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, W1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे W1, और सॉल्यूट के लिए क्या वर्ड कर रहे थे, यूज 2, ठीक है। तो N2 नंबर ऑफ मोल्स, तो हम इसको अगर खोल के लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें क्या हमें लिखना हो तो इसको N2 को क्या लिख सकते हो, देखो N2 को किस तरीके से खोलते हो, N2 क्या होता है, गिवन नंबर, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है हमारा, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो N2 की जगह में गिवन मास को कितना लिखती हूं मैं, W2 की फॉर्म से, ठीक है। तो W2 डिवाइडेड बाय, हम मोलर को किससे लिख देते हैं, M2 से, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाय W1, ठीक है, ये क्या है W1। अब देखो नेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पे, इसको कैसे लिख सकते हो आप, रीअरेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 1 बाय W2, सॉरी W1, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, जस्ट रीअरेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे किस में रखा है, ये केजी के अंदर रखा है, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम M की जगह, ठीक है। M की जगह क्या लिखोगे, इनटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू 1 बाय W1, और किस में रखेंगे, ये हमेशा किस में होता है बेटा, केजी के अंदर होता है, ठीक है, केजी, ठीक है, किलोग्राम के अंदर होता है, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व करके देखेंगे, हम सारी वैल्यूज को ऐसे पुट करेंगे। तो लिखो हमें क्या लिखना है, हम इस फॉर्मूले को, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया डेल TF का, तो मैं अगले पेज पे लिखने वाली हूँ बेटा, आप इस को क्या कर सकते हो, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ मैं सारे फॉर्मूले को, ठीक है। क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकती, देखो हमारे पास M2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करवाना है, और डेल TF हमें क्या कर रखा है, दे रखा है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ये हमारे पास एक अलग से फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, मतलब कि रीअरेंज कर दिया, M2 को यहाँ ले जाओ, डेल TF को यहाँ ले आओ, तो कितना हो जाएगा हमारा, M2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल TF इंटू 1 बाय W1, और किसके अंदर, केजी, ये जरूर मेंशन करना है, ये क्या है हमारा, केजी के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, देखो मैं नेक्स्ट पेज इरेज करने वाली हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ठीक है। बुक से अकेले समझ नहीं आएंगी सारी चीजें कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रखा है, ठीक है। चलो तो आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है, अब आगे करते हैं। ओके, तो हमने अभी तक जो सॉल्व किया है वो क्या है, जो हमारा फॉर्मूला बना वो बना है M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2, क्या था हमारा
W2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेल TF को हम नीचे ले आए थे, ठीक है, इनटू 1/W1, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। जो आपको वैल्यूज दे रखी यानी कि जो आपने पेन पेपर से अभी लिखी होंगी वो सारी वैल्यूज को एज इट इज इसके अंदर रखो बेटा, ठीक है। आपके पास M2 आ जाएगा, ठीक है। M2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पहले तो KF को एज इट इज सारी वैल्यूज पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो, यानी कि KF हमें दे रखा है, KF है 4.9 केल्विन, और क्या था हमारा, kg पर मोल, kg पर मोल, ठीक है, ये वाला दे रखा है, ठीक है। मोल का मतलब नीचे आ जाता है ना ये, इनटू यूनिट्स के साथ लिखते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। W कितना था, W2 है हमारे पास 2 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेल TF, ठीक है, डेल TF कितना दे रखा है हमें 1.62 केल्विन, ठीक है, हमने एज इट इज लिख दिया, इनटू 1/W1, देखो W1 क्या है हमारे पास, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेकिन हमारे पास क्या है, W1 कितना है 25 ग्राम है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 25/1000, ये केजी में हो जाएगा। अब देखो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, यहाँ पे ग्राम में लिखोगे, देखो अब यहाँ पे लिखो 25, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 1000, ठीक है। अब ये किसके अंदर है बेटा, ये केजी के अंदर है। तो ये देखो फॉर्मूले के अंदर अगर यहाँ पे ग्राम में लिखते हो और ऊपर 1000 से डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे इसका मतलब वो केजी के अंदर कन्वर्ट है। सिंपली ग्राम में होता तो ग्राम में मतलब आप क्या बोल सकते हो, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 डेल TF इंटू 1/W1। अगर इसको ग्राम में लिखते हो ना तो, और यहाँ से 1000 लिख रखा आपके फॉर्मूले के अंदर, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो केजी के अंदर कन्वर्ट है। यहाँ पे जो यूनिट है वो केजी वाली है। तो अब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ रहा है, आप सॉल्व करो साथ साथ में। देखो पहले तो यूनिट्स को देखते हैं क्योंकि यूनिट्स के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो केल्विन से केल्विन कट डाउन हो गया, ठीक है, हमारा केजी से क्या हो जाएगा, केजी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ग्राम के अंदर, ठीक है, हमारा ग्राम नहीं कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब सारी वैल्यूज को आप पुट करोगे तो आपने फाइंड आउट किया होगा, किसी बच्चे का आया हो तो बताओ जल्दी से, कितना आया बेटा? ओके देखो कैलकुलेशन करके देख लेना अभी कितना आएगा। ये है हमारे पास 242 ग्राम, ठीक है। देखो ग्राम रह गया हमारे पास और पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल का मतलब समझते हो, मोलर मास के लिए लिखते हैं, यानी कि इतने ग्राम एक मोल के लिए, इसका मतलब ये क्या है, मोलर मास। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राम पर मोल किसके लिए लिखते हैं हम, मोलर मास के लिए। तो इसका क्या आ गया, ये मोलर मास आ गया सॉल्यूट का। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, मोलर मास आ गया सॉल्यूट का। तो अब हमें क्या निकालना है, आई निकालना है सबसे पहले। तो आई कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड मोलर मास। यहाँ पे फिर से बोलती हूँ मोलिक्यूलर मास लिखा मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मोलर मास डिवाइडेड बाय, ठीक है, हमारा कितना है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करो, हम कितना मान के चलेंगे वो तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो ऑब्जर्व, जो हमें ऑब्जर्व किया है, जो हमारा आया है, ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया है इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद, वो कितना आया है 242 ग्राम, सॉरी 242 ग्राम, ठीक है। ये हमारा इतना आंसर आया है 242 ग्राम। देखो अच्छे से लिख देती हूँ मैं, ये हो गया 242। लेकिन अब हमें कैलकुलेटेड कौन सा होता है बेटा, जो हमें एक्चुअल पता होता है। जैसे हमारा क्या था, सॉल्यूट क्या था हमारा, बेंजोइक एसिड था, और बेंजोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, C6H5COOH, ठीक है। जब इसका आप खुद से कैलकुलेट करते हो, जो फिक्स होता है, कितना होता है 1 मोल के लिए जितना होना चाहिए, ये होता है जैसे कार्बन को 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 5 है, प्लस 12 सॉरी प्लस 2 बार, क्योंकि ये भी 16, ये भी 16 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, जब ये आप इसको फाइंड आउट करते हो तो ये आता है 122 ग्राम। तो हमारा कैलकुलेटेड कितना है 122,
ठीक है, जो कैलकुलेटेड है यानी जो एक्चुअल होता है। ठीक है, सॉल्यूट का जो एक्चुअल मास है वो कितना है 122, लेकिन हमें ऑब्जर्व कितना हो रहा है, अरे हम जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे क्या हो गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यानी कि जो हमारा आना चाहिए था उससे ज्यादा ऑब्जर्व हुआ है, यानी कि एक्चुअल कितना है बेंजोइक एसिड का मास, मोलर मास 122। ठीक है, लेकिन हमारा जब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 242। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या हो गया है, जब एक डाले दो चीजें एसोसिएट हो गई हैं, मतलब ज्यादा आ रहा है। कोई भी चीज देखो एसोसिएट हो जाएगी तो उसका मास डबल हो जाएगा, कोई चीज टूट जाएगी तो हाफ हो जाएगा। देखो इस चीज से प्रूव भी होता है कि वो क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, यानी कि ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा आ रहा है ये वाली अमाउंट, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एसोसिएटेड हो रहा है ये किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जाके। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जब इस वैल्यू को पुट करते हो तो हमारी आती है 0.504। तो हमारे पास आ गई आई की वैल्यू 0.504 आ गई। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक चीज समझ आई आपको, देखो जब भी एसोसिएटेड होगी, कोई भी चीज एसोसिएट होगी सॉल्यूशन के अंदर जाके, तो ऑब्जर्व्ड तो हमेशा ही ज्यादा रहेगा, इसका मतलब आई की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, मतलब कि सॉरी, आई की वैल्यू कम आएगी एक से हमेशा ही, क्योंकि ये वाला फैक्टर हमेशा ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.504। अब हम क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स द डाइमर इन द सॉल्यूशन, यानी कि कितने परसेंट क्या हो गया है, वो एसोसिएट हो गया है जब उसने डाइमर को फॉर्मेशन की। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, हम एक वर्ड करते हैं अल्फा। ठीक है, यानी कि अल्फा क्या होती है, अल्फा होती है बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या बताती है, ये क्या होता है, देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कितने कितने परसेंट कितना अमाउंट एसोसिएट हुआ है। कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर डिसोसिएशन होता तो अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यानी कि अगर देखो इस चीज को मैं ऐसे समझा देती हूँ कि मान लो आपने 100 लिए, ठीक है, जैसे 100 लिए, ठीक है, और आपको यहाँ पे कितने मिल गए, 20 एसोसिएट हो गए, तो 20 बाय टोटल कितने थे 100। ठीक है, तो जितने जितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो टोटल से, यानी कि जितने भी आपने लिए थे, तो वो होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मान लो आपने 20 यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 100 लिए, और उनमें से पानी के अंदर जाके 100 लिए थे आपने बेंजोइक एसिड, और पानी के अंदर जाके 20 एसोसिएटेड हो गए, तो डिग्री क्या बताता है बेटा, 20 जितने एसोसिएटेड हुए डिवाइडेड बाय कितना 100। ठीक है, ये वाला होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जितने अमाउंट एसोसिएट हुए हैं और डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो यही हमें निकालनी है, हमें भी यही चाहिए क्वेश्चन के अंदर, क्या चाहिए कि कितनी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब अगर मान लो 20 एसोसिएटेड हुए डिवाइडेड बाय 100, तो हम इसको परसेंटेज निकाल सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फा निकालना है बेटा। क्यों, मैं क्या समझाना चाहती हूँ, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। पॉइंट क्या है, हमें इतनी बात तो पता चल गई कि जब बेंजोइक एसिड को पानी के अंदर हम डाल रहे हैं तो वो एसोसिएट हो रहा है, लेकिन हमें ये बताना है कि कितना एसोसिएट हो रहा है, और ये कौन बताएगा, ये अल्फा की वैल्यू बताएगी। तो हमें अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए निकालनी, अल्फा कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो वाली सीखनी पड़ेगी आपको। अगर अल्फा आ जाता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज भी निकलाएगी। ठीक है, तो आप अल्फा क्या होता है, आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, अल्फा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कितने एसोसिएट, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाई 100 के 100 जाके एसोसिएट हो जाएंगे, मान लो 20 एसोसिएट हो गए आपस में। ठीक है, तो वो वाली उनको ऊपर रख दो, नीचे जितने थे टोटल इनटू 100। तो इसका मतलब मैं बताना चाह रही हूँ आपको बेटा कि इसका मतलब ये है कि आप अगर आपसे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन या पूछता है तो इसका मतलब आपको अल्फा निकालना है, ये पता होना चाहिए आपको। अब आपको अल्फा कैसे निकालना है, जैसे ये कुछ ऐसा है जैसा आप +1 में कर चुके हो, कौन से चैप्टर में, इक्विलिब्रियम वाले को चैप्टर में। देखो दोबारा से बताती हूँ कैसे निकालते हैं, वहां पे क्या करते थे हम, इसका मतलब हमारे पास क्या था, हमने एक बेंजोइक एसिड लिया C6,
H5COOH, ठीक है, और वो क्या हो गया बेटा, एसोसिएट हो गया, ठीक है। कंप्लीटली तो एसोसिएटेड नहीं हुआ ना, 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं हुए ना, इसीलिए इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे टोटली होता है, वहां पे हम एरो का साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दो थे और वो क्या हो गए, जुड़ गए आपस में। इसका मतलब C6H5COOH का ट्वाइस हो गया है, ठीक है। यानी कि मोल तो क्या बन गया है, एक बन गया, मतलब दो डाले आपने C6H5COOH, ठीक है, और उससे क्या बन गया है, अब एक जाके दोनों जुड़ गए हैं आपस में और एक बन गया, यानी कि दो से क्या बन रहा है, एक बन रहा है, इतना, क्योंकि वो क्वेश्चन देखता है कि डाइमर बन रहा है आपका, ठीक है। आप लिखो सारी की सारी चीजें, यानी कि इनिशियल हम जैसे वहां पे करते थे, क्या करते हैं, मान लेते हैं इनिशियल मोल्स कितने थे हमारे पास, 1 एज्यूम करते हैं हम, ये आप 100 भी मान सकते हो, ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे पास कितने थे, 1, तो शुरू में तो ये बना ही नहीं था, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने 1 मान लिया, तो ये 0 था उस टाइम पे। इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, सॉरी, इक्विलिब्रियम, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जाके कितना हो जाएगा, इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम में ये वाली अमाउंट तो कम हो जाएगी, ठीक है, इसमें से दो कम हो रहे, देखो दो कम होंगे यहाँ से, तब यहाँ पे एक बढ़ेगा। क्या आप इस चीज को समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे दो कम होंगे, यानी कि अल्फा, इसमें से अगर दो कम होंगे तो यहाँ पे एक बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा बनेंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हो ना बेटा, देखो ये वाली अमाउंट कितनी बनेगी, अगर ये अल्फा बनेंगे तो इसमें से अल्फा/2 कम हो जाएंगे, आप ऐसे बोल दो, ठीक है, 2 अल्फा कम हो जाएंगे, सॉरी, दो दो कम हो जाएंगे। अगर ये एक बनेगा तो इसमें से दो कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझो, आफ्टर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मान लो आपके ये हमने 2 अल्फा लिया तो यहाँ से एक कम हुआ, इस चीज को समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, सॉरी, ये अल्फा/2 है, सॉरी। देखो कैसे, किस चीज को हम कैसे बोलते हैं, देखो यहां से तो दो घट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बन रहा है, अगर यहाँ पे एक घट रहा है तो इसका क्या बनेंगे, इसके उसका मतलब कि 1/2, इस तरीके से अल्फा/2। देखो दोबारा से बोलती हूँ, अगर यहाँ से दो कम हो रहे हैं, क्योंकि बेटा ये दो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, एक के अंदर, ठीक है, जैसे हम करते नहीं थे कि 100 में से 80 बन गए यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है, आप इक्विलिब्रियम में करते थे, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे लेके चलना है, ठीक है। यहाँ से अमाउंट कैसे करते थे, मान लो ये हमारे पास 100 है, ठीक है, ये 0 है, मान लो ये 20 बन गए हमारे पास, तो हम क्या करते थे, 100 माइनस 20, ये वाली बात समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं हम, अब इतनी इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, अगर ये 20 बन गए तो यहाँ पे कितनी बन जाएंगे, यानी कि इसमें से 20 कम हो गए, यानी कि 100 माइनस 20 ऐसे कर देते थे हम, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करते थे, ये कौन सी कंसंट्रेशन है, इसलिए 100 में से माइनस करते थे, इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे 1 में से माइनस कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर बेटा देखो यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे एक तब बनेगा जब यहाँ से दो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से अल्फा/2 कर दोगे, आप इस चीज को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, देखो मेरा पर्पज क्या है, 1 और 0, ठीक है, अगर इसमें से क्या कर देते हो, दो अल्फा कम कर देते हो, ठीक है, तो इसमें से एक अल्फा बन जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू पुट करके देखोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा, चाहे करके देख लेना अलग से, ठीक है। क्या पर देखो इन्होंने अल्फा ले लिया तो यहाँ पे अल्फा/2 ले लिया, ठीक है। तो सिंपली अगर आप इस चीज को इस तरीके से भी लगाओगे कि दो अल्फा कम हो गए इसमें से, तो यहाँ पे कितना बनेगा बेटा, अल्फा, तो दो यहाँ से कम हो रहे हैं तब एक यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ ये है अल्फा, एक यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे 2 अल्फा, तो ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे हमारी ये कंसंट्रेशन बची हुई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू में। अब आप इस चीज को लिख लो एक बार फटाफट से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं बेटा, ठीक है, अगले पेज पे करते हैं, ओके। तो एक बार फटाफट से लिखती हूँ, C6H5COOH के क्या लिए हमने, 2 मोल लिए, तो क्या बन गया हमारा, C6H5COOH का डाइमर बन रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करवाया आपको, यहाँ पे 1 है तो ये 0 है, और यहाँ पे अगर अल्फा कम हो रहा है तो यहाँ पे अल्फा/2 की फॉर्मेशन हो रही है, सिंपली ऐसी, ठीक है। ये थी इनिशियल, ठीक है, और ये क्या थी, इक्विलिब्रियम पे,
ओके, अब हम क्या करते हैं, ये अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पे वांट ऑफ फैक्टर निकालते थे बेटा। वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, अब देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या निकालते थे, देखो अब सॉल्यूशन के अंदर ये तो इतने बन गए, ठीक है, और ये वाले इतने हो गए, ठीक है, यानी कि हम टोटल को, यानी कि आप सॉल्यूशन के अंदर कितने प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम के अंदर, इन दोनों को सम कर दो, ठीक है, ये इतने ये वाले हैं, तो टोटल आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप देख लो काउंट करके कितने हैं, इतने तो इसके हैं, यानी कि C6H5COH के ये डाइमर के हैं, तो दोनों को ऐड करवा दो, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय 2, ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 1 प्लस एल्फा, ये नहीं 1 माइनस, क्योंकि ये 1 है ना, इसमें से हाफ माइनस करोगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एल्फा बाय 2, ठीक है, चाहे आप लेके तब कर सकते हो, मैथ्स वाले बच्चे समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, तो अल्फा में से अल्फा बाय 2 को माइनस किया तो जो बड़े को साइन होता है वो वाला आता है, तो 1 माइनस एल्फा, इतने तो आफ्टर एसोसिएशन है, ठीक है। देखो आई निकालने का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, देखो अगर इस तरह कंडीशन आती है तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, moles, total number of moles, total number of moles at equilibrium, equilibrium के ऊपर, equilibrium, ठीक है, divided by total number of moles, total number of moles, मतलब जितने स्टार्टिंग में थे मोल्स, इनिशिएशन में स्टार्टिंग में कितने थे, ठीक है। आई को हम कुछ इस तरीके से भी क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं, तो आई लिखो बेटा, टोटल कितने हैं, देखो स्टार्टिंग में कितने थे, 1 थे, ठीक है, तो 1 माइनस एल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 1 माइनस एल्फा बाय 2, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई अब हमारे पास, ठीक है, तो आई की वैल्यू देखो हमारे पास आई की वैल्यू यहां से तो इतनी आई है, और आई हमने एक पहले भी काउंट किया था, आई हमने एक पहले भी काउंट किया था, ठीक है, जब कितनी वैल्यू आई थी 0.504, जब क्या किया था, कैलकुलेटेड मास को ऑब्जर्व्ड मास से डिवाइड करवाया था, तो दो वैल्यूज होगी हमारे पास आई की, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो एक 1 को, ये वाला 1 और 2 को इक्वल कर दो, 1 को 2 से इक्वल करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.504, ठीक है, इसको इस साइड लेके जाओगे, ठीक है, रीअरेंज करो, कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो 1 माइनस 0.504 इज इक्वल टू एल्फा बाय 2, ठीक है, अब ये जो भी आएगी उसको क्या करवा दो आप, यहाँ ले जाके 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, जब आप इस चीज को सॉल्व करते हो, ठीक है, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 0. एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.992, और बेटा ये क्या है एल्फा, और मैंने क्या बताया था अभी क्वेश्चन के अंदर मैंने समझाया था कि अगर परसेंटेज, ये तो एल्फा है और परसेंटेज निकालनी हो तो सिंपली एल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप देख भी सकते हो बीच में क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व किया था हमने, ठीक है, तो आप क्या करवा दो, जो भी एल्फा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एल्फा की कितनी आ जाएगी 99.2%, ठीक है, 99.2%, तो हमें ये वाला, क्योंकि अल्फा क्या बताता है बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कितने एसोसिएट हुए हैं, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इवन जब मैं रिवीजन करवाती हूँ यानी कि पूरा ईयर एंड होने के बाद भी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है बच्चों की द्वारा, इसलिए मैंने आपको स्पेशली आप पे पूरा लेक्चर लगाया है, इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, तो आई निकालने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, आई इस तरीके से भी निकलता है, ये आपका +1 से रिलेटेड है, तो आपको ये वाला अगर समझ नहीं भी आया होगा तो फिर से समझा देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप आ गया है तो दूसरे क्वेश्चन से लगा के देखना, नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप बेटा, ठीक है, ओके।